चलिए, आज की जो क्लास है उसमें पावर पॉइंट के बारे में हम थ्योरी की क्लास लेंगे और थ्योरी में कुछ जानकारी लेंगे कि हमें आंसर लिखना कैसे है, कौन कौन से टॉपिक जो है हमारे इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले पावर पॉइंट के बारे में इंट्रोडक्शन, यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज के अंदर आता है। यानी कि अगर आपके अपने कंप्यूटर पर पावर पॉइंट इंस्टॉल करना है तो ऑफिस पैकेज डाउनलोड करना पड़ेगा। अभी जो हम वर्क कर रहे हैं वो 2007 वर्जन पे वर्क कर रहे हैं, लेटेस्ट वर्जन भी आ चुके हैं। पावर पॉइंट का यूज आप इन एरिया पर करते हुए देख सकते हैं। मैक्सिमम कई जगहों पर पावर पॉइंट का यूज किया जाता है, लेकिन ये कुछ कॉमन एरिया है जहाँ पर पावर पॉइंट को सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि किस किस जगह पर पावर पॉइंट का यूज किया जाता है, जैसे एजुकेशन, बिजनेस, एडवर्टाइजमेंट, एनिमेशन बनाने के लिए, सेमिनार्स में प्रेजेंटेशन देने के लिए, कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंटेशन देने के लिए। ये कुछ कॉमन नाम है। इसके अलावा भी आप अपने मन से क्योंकि पावर पॉइंट का यूज अनलिमिटेड है, कई जगहों पर यूज किया जाता है। ये तो ये कुछ कॉमन पॉइंट्स लिखे हुए हैं और आप अपने इच्छा अनुसार कुछ पॉइंट्स इसमें जोड़ सकते हैं, कुछ पॉइंट्स हटा सकते हैं। नेक्स्ट हमने यहाँ पर देखा कि जब हम पावर पॉइंट ओपन करते हैं तो हमारी जो स्क्रीन आती है वो कुछ इस तरीके से दिखती है। स्क्रीन के बारे में भी हम जान चुके हैं कि किनारे में ऑफिस बटन होते हैं, यहाँ पर कुछ आपका टैब्स दिए होते हैं और ये आपकी टाइटल बार होती है। इस टैब के लिए रिबन्स होते हैं, रिबन्स में ऑप्शन होते हैं। बीच में यहाँ पर स्लाइड्स दिखाई जाती है। एमएस पावर पॉइंट का यूज प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किया जाता है और एक प्रेजेंटेशन के अंदर मल्टीपल स्लाइड्स होती हैं और हर स्लाइड में ऑब्जेक्ट्स होते हैं और उनमें हम एनिमेशन या ट्रांजिशन अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है? आगे देखते हैं। यहाँ पर ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो या इम्पोर्टेंट पॉइंट बोलेंगे जो एमएस पावर पॉइंट में ही होता है, क्योंकि कभी कभी प्रेजेंटेशन दिखाते समय प्रेजेंटेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए हमें कोई साउंड क्लिप या वीडियो क्लिप को प्रेजेंट करना होता है। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ये फैसिलिटी देता है कि अपनी स्लाइड में ही आप साउंड और वीडियो क्लिप को अटैच कर सकें या ऐड कर सकें। तो ये फैसिलिटी आपको वर्ड और एक्सेल में नहीं है। तो ये एक एडिशनल फैसिलिटी है जो वर्ड और एक्सेल से हटकर है, इसीलिए इस टॉपिक को क्वेश्चन में पूछा जाता है कि साउंड और वीडियो को कैसे इंसर्ट किया जाए। और इसका स्टेप बिल्कुल ही सिंपल है कि प्रेजेंटेशन जब आप ओपन करेंगे उसमें आपको ऑप्शंस दिए जाते हैं। इंसर्ट टैब में आपको ऑप्शन मिलता है साउंड एंड वीडियो क्लिप को ऐड करने का। तो जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मैंने एक प्रेजेंटेशन ओपन किया है और यहाँ पर अगर मुझे कुछ वीडियो क्लिप ऐड करना है तो इंसर्ट में जाएंगे। यहाँ पर ये दो ऑप्शन एडिशनल हैं जो वर्ड और एक्सेल में नहीं होते हैं। तो अगर आपको मूवी क्लिप छोटी सी ऐड करनी है तो मूवी क्लिप फाइल के द्वारा आप यहाँ पर कोई क्लिप ऐड कर सकते हैं और यहाँ पर इसको प्ले ऑप्शन में आप ऑटोमेटिकली कर देंगे तो वो जब स्लाइड आएगी तो ऑटोमेटिक वो प्ले हो जाएगा। इसकी साइज, मूवी की जो हाइट और विड्थ है या स्क्रीन साइज है वो भी आप सेट कर सकते हैं। जब आप स्लाइड शो करेंगे तो वो मूवी क्लिप यहाँ पर प्ले हो जाएगी ऑटोमेटिक और साथ ही साथ यहाँ पर एनिमेशन भी चलता रहेगा। तो साथ साथ आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि कंप्यूटर्स में साउंड और मूवी क्लिप जो है वो भी प्ले हो रही है। क्लियर? तो इस तरीके से ये जो टॉपिक है जिसमें आपने अभी देखा कि साउंड और मूवी क्लिप को कैसे इंसर्ट करना है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में और इसका ये नोट्स दिया हुआ है कि स्टेप्स कैसे ऐड करेंगे। इंसर्ट टैब में जाएंगे, इंसर्ट टैब में जाने के बाद मीडिया ऑप्शन में जाएंगे और वहां पर हम उसको जो मैंने अभी करके दिखाया उसको स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है। और ये छोटा सा डायग्राम है जो हमने अभी देखा जिसमें हमने इसको फोकस किया था। अभी इंसर्ट में ये वाले एरिया को डायग्राम बना करके दिखा दिया गया है, साउंड फ्रॉम फाइल और ये सब कुछ स्टेप्स आपको बढ़ाने हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि कौन कौन सी साउंड फाइल, कौन कौन सी वीडियो फाइल्स को ज़्यादा अच्छे से ये सपोर्ट करता है। क्लियर है? तो कुछ साउंड और
वीडियो फाइल्स के फॉर्मेट यहाँ पे दिए हुए हैं और इनके और भी फॉर्मेट्स हैं। आप अपनी इच्छा अनुसार इसमें कुछ फॉर्मेट जोड़ सकते हैं, कुछ फॉर्मेट्स को हटा सकते हैं। अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है एनिमेशन। एनिमेशन जो है आपको कस्टम एनिमेशन के नाम से भी दिखेगा और ये एनिमेशन का एक टैब है। एनिमेशन जो होता है वो किसी ऑब्जेक्ट पे लगाया जाता है। कस्टम एनिमेशन पे क्लिक करने पर यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इफेक्ट आपको देखने के लिए मिलेगा और कई टाइप के इफेक्ट है। ये 4-5 इफेक्ट के नाम आप याद रखिए, जैसे इंट्रेंस, एम्फेसिस, एग्जिट, मोशन पाथ और वीडियो क्लिप, मूवी क्लिप। क्लियर? तो ये जो एनिमेशन है इसका जो आप नोट्स यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि एनिमेशन के बारे में कुछ जानकारियाँ दी हुई है और एनिमेशन होता क्या है। एक्चुअली एनिमेशन किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन, कलर, साइज और उनके एक्सिस में कोई भी चेंजेस रन टाइम पर होता है तो उसको एनिमेशन बोलते हैं, जो अट्रैक्टिव होता है और हमारे प्रेजेंटेशन को ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे प्रेजेंटेशन को देखें, बोर ना हो। तो हमारे प्रेजेंटेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुने, इसलिए प्रेजेंटेशन अट्रैक्टिव होना चाहिए और अट्रैक्टिव बनाने के लिए एनिमेशन का यूज़ आप कर सकते हैं। कुछ बिल्ट इन एनिमेशन यहाँ पर दिए हुए हैं, जैसे एंट्रेंस सिंथेसिस। भी मैंने आपको बताया कि ये जो एनिमेशन थे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। एंट्रेंस का मतलब होता है कोई ऑब्जेक्ट जो है स्क्रीन के बाहर से एंटर करेगा। तो इसका ये आइकन भी देख सकते हैं कि बाहर से वो मूव करता हुआ अंदर आ रहा है। तो ये चीजें आपको यहाँ पर देखने के लिए भी मिलेगी कि एंट्रेंस जो है, एंट्रेंस इफेक्ट जब भी आप लगाते हैं, जैसे मैं यहाँ पर आपको एक एंट्रेंस इफेक्ट लगा के दिखाता हूँ। मैं आपको एक एरोप्लेन बनाया और एंट्रेंस इफेक्ट लगाते हैं हम इसमें। इसको मैंने पहले सेलेक्ट कर लिया एरोप्लेन को और ये देखिए एंट्रेंस इफेक्ट में आए तो फ्लाई इन करेंगे। देखिए तो ये सारे इफेक्ट वो हैं जो स्क्रीन के बाहर से आते हैं। फ्लाई इन करेंगे तो अपने आप देखिए वो बाहर से एंटर करेगा, एंट्रेंस इफेक्ट। ये सारे इफेक्ट जो है स्लाइड के बाहर से एंटर करने के लिए इफेक्ट हैं और कुछ इफेक्ट के नाम यहाँ दिए हुए हैं और मोर इफेक्ट में जाएंगे तो और भी बहुत सारे इफेक्ट मिलेंगे। ये देखिए इसके बाद आप देख पा रहे हैं कि एम्फेसिस में इसमें किसी चीज पर को अगर हाईलाइट करना है, जैसे ग्रो करना है आपको, उसको हाईलाइट करने के लिए होता है। जैसे मैं ग्रो करूंगा तो वो उस पर जोर देगा। ये 3 ऑब्जेक्ट हैं तो इसको फोकस कर रहा है, जोर दे के बता रहा है कि यहाँ पर इसको आप देखिए। ठीक है। इसी तरीके से एग्जिट इफेक्ट जो होता है वो फ्लाई आउट करता हूँ, देखिए क्या होगा, ये बाहर चला जाएगा। 3 इफेक्ट मैंने लगाए और जब तीनों को यहाँ से मैं प्ले करूंगा तो देखेंगे आप कि पहले वाला इफेक्ट, ये वीडियो क्लिप को हम हटा देते हैं, ये प्ले हो जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर जब मैं इस इफेक्ट को प्ले कर रहा हूँ तो पहले एंटर किया, ग्रो किया और उसके बाद बाहर चला गया। 3 इफेक्ट एक साथ यहाँ पर वर्क किए। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि उन्हीं इफेक्ट का नाम लिखा हुआ है। मोशन पाथ का भी मतलब है कि आपको मूवमेंट कराना है, आप खुद ड्रॉ करिए कहाँ कहाँ मूव करेगा और इसको आपने प्रैक्टिकली करके भी देखा होगा। तो ये एनिमेशन, कुछ यहाँ पर पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पॉइंट्स और ये जो डायग्राम बना है छोटा छोटा, इनका बहुत सिंपल सा मीनिंग है, आप बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं और याद भी रख सकते हैं। नाम से ही यहाँ पर क्लियर हो जा रहा है कि एंट्रेंस का को रिप्रेजेंट कर रहा है ये। ठीक है। पॉइंट्स और 2-3 नाम, जैसे यहाँ पर एंट्रेंस इफेक्ट में फ्लाई इन, फ्लाई आउट। ठीक है। ये फ्लाई एंट्रेंस, फ्लाई आउट जो है वो एंट्रेंस में नहीं होगा, गलती से लिखा गया है। तो यहाँ पर जो ये नाम लिस्ट लिखे हैं, ऐसे 4-5 नाम आपको याद रखने हैं बस। ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं वो यही है कि आपको 4-5 एंट्रेंस में, जैसे अब ये फ्लाई इन हो गया, प्लस हो गया, रेस अप हो गया, वाइप हो गया, ये 4-5 नाम आप खुद भी देख के लिख सकते हैं। यहाँ पर एक आध नाम मिस्टेक, गलती हो गई है, गलती से लिखा गया है। वैसे ही एम्फेसिस इफेक्ट में अब स्पिन, ग्रो और ये सारी चीज़ें को देख सकते हैं। एग्जिट में देख सकते हैं, फ्लाई आउट, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो ये जो लिखा हुआ पार्ट है वो कुछ भी नहीं है, बल्कि यहाँ पर इसमें जो दिए हुए ऑप्शंस है उन्हीं को लिखा गया है और वही इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि चार, और आपके पास यहाँ पर बहुत सारे नाम है, देखिए काफी सारे नाम है, कम से कम 30 नाम होंगे। तो उसमें से 3-4 नाम आपको जो कॉमन कॉमन जो आपको याद रह सकें, जो भी नाम आपको याद रह सके उन 4-5 नामों को आपको याद कर लेना है।
कोई ज़रूरी नहीं है, जैसे ये सर्कल नाम कोई आसानी से याद कर सकता है। तो इस टाइप के नाम आपको 4-5 याद रख लेने हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये एनिमेशन के बारे में दिया है। अब स्टेप्स, एनिमेशन को ऐड करने के स्टेप्स क्या क्या हैं। सबसे पहला स्टेप है, आप अपनी स्लाइड को प्रिपेयर करिए और एक ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर दिया हुआ है सेलेक्ट एन ऑब्जेक्ट। कोई ऑब्जेक्ट जैसे आपने क्लिप आर्ट बनाया या कुछ और बनाया, उसको सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, क्लिक ऑन एनिमेशन मेन्यू। एनिमेशन मेन्यू पे जाना है और वहाँ पर कस्टम एनिमेशन, कस्टम एनिमेशन ये जो दिख रहा है पार्ट, इसको हाईलाइट कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, ताकि पेपर चेक करने वाले को ये कस्टम एनिमेशन लिखा हुआ दिखेगा तो वो समझ जाएगा कि आपने सही पॉइंट को पकड़ के लिखा है। क्लियर है। कस्टम एनिमेशन पे जाएंगे आप। उसके बाद आपको ऐड इफेक्ट पे जाना है और ऐड इफेक्ट पे जाने के बाद आप अपना जो भी इफेक्ट जो भी आपको लगता है, जैसे एंट्रेंस, मोशन पाथ वगैरह, उसको अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के बाद आप उसको प्ले बटन से प्ले करके देख सकते हैं उसका प्रीव्यू कैसा दिखेगा वो। क्लियर है। ये सारे स्टेप्स हैं, आपने अगर किया है, एनिमेशन एक आध बार करके देखे हैं आप, तो बिल्कुल ही आसानी से ये चीज़ आप समझ सकते हैं और बिल्कुल आसानी से इसको लिख भी सकते हैं। साथ ही साथ एनिमेशन में कुछ सेटिंग्स होती हैं, जैसे ये कुछ सेटिंग्स हैं, इनको आप चेंज कर सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। जैसे इन सेटिंग्स को हम यहाँ पर देख सकते हैं कि एनिमेशन अप्लाई करने के बाद हमको यहाँ पर कुछ सेटिंग दिखाई देती है। जैसे हर एनिमेशन में यहाँ पर एक स्टार्ट वाली सेटिंग होती है कि एनिमेशन कब स्टार्ट होगा, और इसमें 3 ऑप्शन है, आफ्टर प्रीवियस, विद प्रीवियस और ऑन क्लिक। बाय डिफॉल्ट ऑन क्लिक रहता है, यानी क्लिक करने पर ही प्ले होता है। विथ प्रीवियस करेंगे तो प्रीवियस एनिमेशन के साथ साथ दो दो तीन तीन चीजें एक साथ प्ले होगी। और आफ्टर एनिमेशन मतलब, आफ्टर प्रीवियस का मतलब होता है कि प्रीवियस वाला एनिमेशन जैसे ही खत्म होगा वो ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा। तो ये एक सेटिंग है मॉडिफाई करने के लिए। स्टार्ट पोजीशन और डायरेक्शन है, कहाँ से आपको एंटर करना है, बॉटम से, लेफ्ट से। तो आप सेट कर सकते हैं कि अभी बॉटम से, अभी जैसे मैं इसको प्ले करूंगा तो आप यहाँ देखेंगे कि ये बॉटम से एंटर कर रहा है। क्लियर है। तो यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं कि ये राइट से एंटर करे, ये देखिए ऐसा आएगा। आप चेंज कर सकते हैं ये लेफ्ट से एंटर करे। ठीक है। तो ये सेटिंग है डायरेक्शन की। ये सेटिंग होती है स्पीड की, अब इसकी स्पीड स्लो, फास्ट, वेरी फास्ट कर सकते हैं। तो उनके बारे में भी यहाँ पॉइंट टू पॉइंट लिखा गया है, कुछ सेटिंग्स हैं जिसको आप सेट कर सकते हैं। तो ये छोटा सा एक ऐसा डायग्राम बना दिया गया है और ये बिल्कुल सेम वही डायग्राम है जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ये वाला एरिया को जो है कवर करके बनाया गया है। इस सब्जेक्ट में आपको पॉइंट्स याद रखने हैं, ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो याद रखने हैं, और ये पॉइंट्स ऑटोमेटिक याद हो जाते हैं अगर आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं, आपका हाथ प्रैक्टिकल में बैठा हुआ है तो वो पॉइंट्स अपने आप याद हो जाते हैं। यहाँ पर एक कार वाला एनिमेशन इस तरीके से करके दिखाया गया, हालांकि पेपर में एनिमेशन करके तो नहीं दिखा सकते, बट मूवमेंट को यहाँ पर एरो दिखा करके शो किया गया है। अगला पॉइंट जो था हमारा वो है स्लाइड ट्रांजिशन। आपको पता है दो स्लाइड जब चेंज होती है तो उनके बीच में जो एनिमेशन होता है उसे स्लाइड ट्रांजिशन कहते हैं। और ये स्लाइड ट्रांजिशन का जो ऑप्शन है वो आपके एनिमेशन पार्ट में ही होता है। यहाँ पर देखिए कुछ स्लाइड ट्रांजिशन के नाम यहाँ पर दिए हुए हैं। स्लाइड ट्रांजिशन की भी सेटिंग्स होती है, जैसे इसकी स्पीड सभी स्लाइड्स में अप्लाई करना है कि नहीं, साथ साथ में आपको साउंड भी प्ले करना है क्या, कुछ माउस क्लिक पे करना है कि ऑटोमेटिक करना है। ये सारी सेटिंग्स होती है और इसमें स्लाइड ट्रांजिशन के कुछ नाम आप याद रखिए। जब किसी भी ट्रांजिशन के ऊपर आप अपना माउस का पॉइंटर ले जाएंगे तो उसका नाम दिखाता है, जैसे डिजॉल्व यहाँ पर नाम दिखा रहा है। क्लियर है। कुछ कैटेगरी बनाई हुई है जैसे वाइप, तो वाइप के अंदर वाइप डाउन, लेफ्ट, राइट और काफी सारे ऑप्शंस आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो स्लाइड ट्रांजिशन को आप यहाँ पर विद प्रीव्यू भी देख सकते हैं, जैसे ये ट्रांजिशन करने पर क्या होगा और ये करने पर क्या होगा, ये वाला ट्रांजिशन अप्लाई करने पर क्या होगा या ये करने पर क्या होगा। तो ऐसा प्रीव्यू करके भी आप देख सकते हैं। थोड़ा सा प्रैक्टिकली आपको इसको बैठना पड़ेगा और सारी चीज़ों को कर करके देखेंगे तो आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा कि ये लिखा क्या हुआ है।
अब आप देखिए यहाँ पर आपको फेड, वाइप, पुश, कवर ये सब चीज़ें दिख रही है। तो ये जो है आपका ट्रांजिशन है, और यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा, देखिए फेड, वाइप, पुश एंड कवर, है ना। इसमें ये सारी चीज़ें याद नहीं, कोई बात नहीं है कि अगर एक आध नाम आप छोड़ देते हैं, दो तीन नाम आपको याद होना चाहिए। तो ये था हमारा स्लाइड ट्रांजिशन, उसके फिर स्टेप्स। हर चीज़ के लिए देखिए दो तीन पॉइंट है, किसी भी चीज़ को लिखना है तो पहला तो उनके छोटे छोटे पॉइंट्स, उसमें क्या क्या ऑप्शंस हैं, फिर उसके क्या स्टेप्स हैं, उसका छोटा सा डायग्राम, उसका क्या क्या सेटिंग है और कहाँ कहाँ यूज होता है, ये चार पांच पॉइंट को आपको लिखना है। तो स्लाइड ट्रांजिशन के लिए भी वही दिया हुआ है, एनिमेशन टैब में जाइए, ट्रांजिशन में जाइए, अप्लाई कर दीजिए, और उसकी स्पीड और ये सब कुछ चीज़ें आप सेटिंग कर सकते हैं, स्पीड, साउंड, अप्लाई, और अभी मैंने आपको दिखाया। और एक छोटा सा डायग्राम, इतना थोड़ा इतना लेंदी नहीं बनाएंगे तो भी चल जाएगा। यहाँ पर ये फेड और ये सब लिख के दिखा दिया गया है, ये सब देखते साथ ही समझ में आ जाता है कि आपको उस टॉपिक के बारे में पता है। अगला जो टॉपिक था हमारा वो है रिहर्स टाइमिंग। रिहर्स टाइमिंग के बारे में भी आपको मैं बता दूं कि अगर आप अपनी स्लाइड को प्रिपेयर कर चुके हैं और स्लाइड जो है प्ले होती है, तब उसे हमें क्लिक करके प्ले करना होता है, यानी कि अगला एनिमेशन या अगला ऑब्जेक्ट या अगली स्लाइड तभी आती है जब हम उस पर क्लिक करते हैं। जब तक हम कोई स्पीच दे रहे हैं तब तक वही स्लाइड जो है हमारी बनी रहती है। जब हमारी स्पीच खत्म होती है तब हम उसको नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं। उस समय वो जो स्लाइड है आपकी अगली स्लाइड में जाती है। लेकिन अगर हमको एक ही स्पीच बार बार देनी है तो कोई भी पर्सन एक ही स्पीच को बार बार नहीं बोल पाता, और एग्जैक्टली उतना नहीं, प्रेजेंटेशन की जो क्वालिटी है धीरे धीरे डाउन होती जाती है। तो उसका एक अच्छा तरीका है कि एक बार स्पीच रेडी की जाती है और उसको रिकॉर्ड कर लिया जाता है ऑडियो के रूप में, और उस ऑडियो के साथ साथ टाइम सेट कर दिया जाता है, रिहर्सल की जाती है एक प्रकार से। यानी कि एक पर्सन बैठता है, वो अपनी ऑडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देता है और रिहर्सल करता है और एक बार पूरा प्ले करता है। वो बोलते जाता है और टाइम को क्लिक करके चेंज करते जाता है। वो टाइमिंग, यानी कि वो जो एक बार प्ले होता है वो पूरा का पूरा स्लाइड में विथ ऑडियो एंड टाइमिंग पूरा रिकॉर्ड हो जाता है। इसको रिहर्स टाइमिंग ऑप्शन से किया जाता है। नेक्स्ट, जब रिहर्स टाइमिंग हम कर लेते हैं तो फिर वो जो स्लाइड है वो ऑटोमेटिक उसको एक बार प्ले करके छोड़ देते हैं, वो कंटिन्यूअसली प्ले होते रहती है और साउंड प्ले होते रहता है। तो एक ही चीजें कई बार उसमें प्ले होते रहती है और एक पर्सन को कई बार यहाँ पर प्रेजेंटेशन देने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये हमारा जो हमारी मेहनत है उसको कम करता है, रिहर्स टाइमिंग वाला ऑप्शन जो है। तो इनके स्टेप्स हैं रिहर्स टाइमिंग को हम कैसे अप्लाई करेंगे, और ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे जो हमने देखा था। अब जैसे मैंने यही एनिमेशन लगाया और इसको जब मैं प्ले करूँगा तो ये रुका हुआ है, जब तक मैं क्लिक नहीं करता हूँ तब तक यहाँ पर कोई प्ले नहीं होगा। क्लियर है। अब मैं यहाँ पर जैसे मैं क्लिक किया तब मेरा एनिमेशन जो है नेक्स्ट आया, नेक्स्ट एनिमेशन आया, देन नेक्स्ट एनिमेशन आया। मैं अब रिहर्स टाइमिंग अगर लगाना चाहूँ तो मैं यहाँ पर स्लाइड शो में जाऊँगा, मेरे पास रिहर्स टाइमिंग का ऑप्शन है। रिहर्स टाइमिंग पर जाते ही यहाँ पर देखिए टाइमिंग स्टार्ट हो गई है। अब मैं जितने जितने सेकंड पे क्लिक करते जाऊँगा वो टाइम यहाँ पर नोट होते जा रहा है और साथ ही साथ रिकॉर्ड हो रहा है। आपको लास्ट में बताएगा कि टोटल टाइम ऑफ स्लाइड बस 10 सेकेंड, 10 सेकेंड की स्लाइड बनी है जो भी आपने बनाया है, और आप इसको सेव करना चाहते हैं कि यस, आपकी टाइमिंग सेव हो चुकी है। और आप सेटअप शो में जाइए, लूप कर दीजिए। लूप मतलब वो बंद नहीं होगा, कंटिन्यू चलता रहेगा। अब मैं जब प्ले करूंगा तो देखिए मैं कहीं पे क्लिक नहीं कर रहा हूँ, और साथ ही साथ वो अपने आप टाइमिंग पे अपने आप आते जाएगा, अपने आप एनिमेशन आते जाएगा। साथ ही साथ अगर मैंने साउंड रिकॉर्ड किया है तो साउंड भी इसमें प्ले होते जाएगा, और लास्ट स्लाइड खत्म होने के बाद फिर से फर्स्ट स्लाइड आ जाएगी। तो इस तरीके से एनिमेशन खत्म नहीं होगा। आपने देखा होगा कहीं कहीं पर आप जैसे रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, कोई एयरपोर्ट पे जाते हैं, या फिर कहीं पर आपने देखा होगा ऐसा डिस्प्ले लगा होता है और बार बार कोई एडवर्टीजमेंट जो है डिस्प्ले होते रहती है बार बार। तो उसके उसको प्ले करने के लिए कोई पर्सन वहां नहीं बैठा होता है,
बल्कि इसी तरीके का रिहर्स टाइमिंग सेट कर दिया जाता है और वो एनिमेशन बार बार रिपीट होते रहता है, ऑटोमेटिक रिपीट होते रहता है। तो एडवर्टाइजमेंट की दृष्टि से देखें तो कोई चीज़ अगर हमको बार बार बतानी है तो उस स्थिति में रिहर्स टाइमिंग जो है बहुत अच्छा काम करती है। अदरवाइज अगर आप प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे हैं तो रिहर्स टाइमिंग बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि आपने स्पीच बोलते समय थोड़ा सा समय ले लिया या जल्दी बोल दिए तो जो कंप्यूटर का जो स्लाइड है वो अपनी टाइम पर ही प्ले होगा, और आपका जो स्लाइड का जो चेंजेस का टाइम है और आपकी स्पीच का टाइम है वो चेंज हो जाएगा, सिंक्रोनाइज नहीं होगा और आपका प्रेजेंटेशन का इफेक्ट बहुत बुरा पड़ेगा। तो प्रेजेंटेशन के समय रिहर्स टाइमिंग का बिल्कुल यूज नहीं करना है। रिहर्स टाइमिंग का यूज सिर्फ एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह को डिस्प्ले करने के लिए किया जाता है। कुछ और ऑप्शंस इसमें आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। एक आधा ऑप्शन और पूछा जाता है, जैसे आपको यहाँ पर व्यू टैब में जाएंगे तो नोट मास्टर होता है, हैंड आउट्स होते हैं और स्लाइड मास्टर होता है। तो इनको सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि हैंड आउट्स क्या होते हैं। जब भी हम प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं तो हमारे हमारे स्लाइड हमारे पास प्रेजेंटेशन में मल्टीपल स्लाइड्स हो सकती हैं, और रन टाइम पर कभी कभी हम भूल सकते हैं कि चौथे नंबर की स्लाइड क्या थी या इसके बाद हमको क्या बोलना है, पॉसिबल है भूलना। तो इसके लिए हैंड आउट्स निकाले जाते हैं। हैंडआउट्स में स्लाइड की छोटी छोटी प्रीव्यू एक पेज में निकाली जाती है, और ये हमारे पास विथ ऑन पेपर होती है, प्रिंट के फॉर्म में होती है, और हम अपने डाइस पर इसको रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक पेन से टिक करते जाते हैं कि ये स्लाइड अब डिस्प्ले हो गई है, ये स्लाइड डिस्प्ले हो गई है। अभी मैं इस स्लाइड पर स्पीच दे रहा हूँ तो मुझे पता है अगली स्लाइड क्या होगी, यहाँ पर मैं देख सकता हूँ। तो अगली स्लाइड को की स्पीच देने के लिए मैं रेडी रहता हूँ। तो इस तरीके से कोई किसी सीन के आगे आगे हम चल सकते हैं हैंड आउट से, और अपने प्रेजेंटेशन को इफेक्टिव बना सकते हैं। ये हैंड आउट्स होता है, और हैंड आउट्स का वही प्रिंट के लिए यहाँ पर सेटिंग होती है कि पोर्ट्रेट निकालना है कि लैंडस्केप निकालना है, और कितने पेजेस निकालना है। एक पेज में 6, 4, 9